नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। हम लोग सीजीटीटी में पेडागोजी के जितने भी सवाल आए हैं 2024 से लेकर 2017 तक सबको सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट पेपर का सवाल है पेडागोजी का, मैथ्स का। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? प्रक्रियात्मक ज्ञान का संबंध किसी सवाल को हल करने की प्रक्रिया को जानने से है, ये सही है। गणित सीखने के लिए प्रक्रियात्मक ज्ञान का होना ही पर्याप्त है, ही एक नेगेटिव वर्ड है इसलिए यह गलत हो गया। किसी अवधारणा को परिभाषित करना ही, इसमें भी ही आ गया, तो परिभाषित करना ही अवधारणात्मक ज्ञान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सी भी गलत हो गया। अवधारणात्मक और क्रियात्मक प्रक्रियात्मक ज्ञान में से किसी एक का विकास दूसरे के विकास में सहायक है, तो ये सही है। तो ए और डी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही आंसर होगा। बैंकिंग मॉडल के तहत सीखने वाले से क्या अपेक्षा होती है? तो बैंकिंग मॉडल एक रटने की मॉडल है, तो इसमें क्या अपेक्षा की जाती है कि याद रखने की क्षमता का अधिकतम उपयोग करे। सी हमारा जो है सही आंसर होगा। बैंकिंग मॉडल जो है पाउलो फ्रेरे के द्वारा दिया गया है, पाउलो फ्रेरे, जिसमें रटने पर बल दिया जाता है, तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? सुमेलित कीजिए। बैंकिंग मॉडल पाउलो फ्रेरे के द्वारा दिया गया और यह रटने पर बल देता है, तो इसका आएगा एक कथन, पढ़ी गई बातों को ठीक तरह दोहराना। ये है बैंकिंग मॉडल, क्योंकि इसमें रटने पर बल दिया जाता है, तो जो भी पढ़ा दिया जाता है उसको दोहराने पर बल दिया जाता है, तो ए का आ जाएगा 3। उसके बाद रचनावादी मॉडल में छात्र जो है सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और सक्रिय रूप से सीखते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना है रचनावादी मॉडल, बी का आएगा 1। उसके बाद प्रोग्रामिंग मॉडल कंप्यूटर आधारित शिक्षा है, जिसमें निर्देशों की एक श्रृंखला का पालन किया जाता है, तो सी का आ जाएगा 4। और अभिगृहित को किसी भी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो डी का आ जाएगा 2। तो हमारा बी जो है सही आंसर है। पाउलो फ्रेरे के द्वारा जो है बैंकिंग मॉडल दिया गया था, इस बात को भी याद रखिए। हर बार ये प्रश्न जो आता ही है हर पेपर में, मैथ्स पेडागोजी में। अगला प्रश्न क्या है? किसी गणितीय सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की श्रृंखला कहलाती है, तो उसको बोला जाता है एल्गोरिदम। जैसे हम लाभ हानि का सवाल को हल कर रहे हैं, तो उसके लिए जो स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे, जो प्रक्रिया को, उसी वही है एल्गोरिदम। तो बी हमारा जो है राइट आंसर होगा, केवल बी। ठीक है। उत्पत्ति क्या है? किसी कथन को हम तर्क के द्वारा प्रूव करते हैं, तो उसको प्रूफ या उत्पत्ति बोला जाता है। सोपानुक्रम पदों को एक व्यवस्थित क्रम में जमाना हायरार्की कहलाता है। और अभिगृहित एक ऐसा कथन होता है जिसके लिए किसी भी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, उसको पास्चुलेट्स या अभिगृहित बोला जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा केवल बी, एल्गोरिदम। अगला प्रश्न क्या है? यदि ए अमूर्त अवधारणाओं को, बी व्यापक विचारों को, सी मूर्त परिस्थितियों को और एस विशिष्ट स्थितियों को व्यक्त करते हो, तो बताइए कि गणितीय विचार प्रायः कैसे बढ़ते हैं। तो गणितीय विचार हमेशा मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं, मूर्त से अमूर्त, ठीक है, और विशिष्ट से व्यापक या सामान्य नियम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो मूर्त से अमूर्त मतलब सी से ए की ओर बढ़ेंगे, सी से ए की ओर, मूर्त से अमूर्त, और एस मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ेंगे, तो बी जो है सही आंसर है। किन मॉडलों में सीखने को ऐसे विशिष्ट उपकरणों में बांटा जाता है जिन्हें बार बार के अभ्यास द्वारा हासिल किया जाता है, मतलब रूट लर्निंग के बारे में यहाँ बोला जाता है। और जहाँ बार बार अभ्यास शब्द आए वहाँ बैंकिंग मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल आ जाता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग और बैंकिंग मॉडल जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है? दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है, इस कथन के सत्य व असत्य होने की जांच हम कैसे करेंगे? तो दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यह एक यूनिवर्सल नियम है, सिद्ध किया गया है। तो ऐसे सत्य होने की जांच हम निगमनिक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग के द्वारा इसको सिद्ध करेंगे, तो डी हमारा जो है सही आंसर होगा, निगमनिक तर्क या डिडक्टिव रीजनिंग।
अगला प्रश्न क्या है, मिलते जुलते बार बार आने वाले अनुभव के आधार पर नतीजों तक पहुँचने के तरीके को कहते हैं। तो ऐसे तरीकों को बोला जाता है आगमनिक तर्क या इंडक्टिव रीजनिंग। बी जो है राइट आंसर होगा। आगमनिक तर्क में क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर, जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर नियम बताया जाता है। तो विशिष्ट से सामान्य का पालन किया जाता है। निगमनिक तर्क इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग में क्या करते हैं, पहले नियम बताया जाता है और फिर उदाहरण दिया जाता है। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी वर्ग के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस कथन का विस्तार करके हम कथन किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है के बारे में सोचते हैं। तो यह एक उदाहरण है। तो यह एक उदाहरण है किसका, जनरलाइजेशन का, जिसको सामान्यीकरण या व्यापीकरण भी बोला जाता है। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। रचनावादी कक्षा के संदर्भ में आकलन को कैसे देखा जाता है। यह सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देता है। यह दर्शाता है कि बच्चे ने क्या क्या गलत किया है। गलत चीज़ों को तो हमें देखना ही नहीं है, ये गलत है। यह केवल आ गया तो ये भी केवल एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसको हम यहीं से डिस्कार्ड कर सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है आकलन। तो ए और डी हमारा राइट आंसर होगा, ए और डी। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। एक रचनावादी कक्षा की विशेषता है। क्या विशेषता है, बच्चा शिक्षक का अच्छा ग्रहण करता होता है। वह शिक्षक की बातों को धैर्यपूर्वक सुनता है। धैर्यपूर्वक सुन रहा है लेकिन प्रश्न नहीं कर रहा है, गलत है। वह प्रश्न करने और अपने तर्क रखने के लिए स्वतंत्र होता है। तो ये जो है रचनावादी कक्षा की मुख्य विशेषता है, बच्चों को अपने मन की बातों को रखने और तर्क करने की जहाँ स्वतंत्रता दी जाती है वहीं पर रचनावादी कक्षा होता है। तो सी हमारा जो है राइट आंसर होगा। जोड़ की अवधारणा सिखाते समय सिद्धांततः किस क्रम में आगे बढ़ा जाना चाहिए। तो जब भी हम बच्चों को जोड़ की अवधारणा सिखाएंगे तो सबसे पहले ठोस वस्तु उसको बच्चे को दिखाया जाएगा, ठोस के बाद उसका चित्र दिखाया जाएगा। तो ठोस फिर चित्र का हम प्रतीक दिखाएंगे, ठीक है, और प्रतीक के बाद लास्ट में उस संख्या का सिंबल दिखाएंगे। तो डी हमारा जो है राइट आंसर होगा। ELPS इस प्रकार से इन चरणों के से हो के जो है बच्चे को गणित सिखाया जाना चाहिए। ई मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव, यहाँ ठोस वस्तु आ जाएगा। फिर लैंग्वेज, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। फिर क्या होगा, पिक्चर दिखाएंगे और लास्ट में सिंबल के बारे में बच्चों को बताया जाएगा। तो डी जो है सही आंसर होगा, ठोस, चित्र प्रतीक और संख्या प्रतीक। अगला प्रश्न क्या है, गणितीय प्रश्नों को हल करने से किसी व्यक्ति की निम्नलिखित क्षमताएं बढ़ती है। क्या क्या क्षमताएं बढ़ती है, सुनिश्चित रूप से सोचने की क्षमता, ये तो बढ़ती है। पैटर्नों और संबंधों को ढूंढने की क्षमता, इसमें भी वृद्धि होती है। तथ्यों को स्मृति में धारण करने की क्षमता, ये गलत है, किसी का याददाश्त कमजोर भी हो सकता है। तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता, तो इसमें भी वृद्धि होती है। तो ए बी और डी जो है राइट आंसर होगा। ए बी डी दिया ही नहीं है और यहाँ दिया है ए बी और डी। तो डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी को थोड़ा इधर उधर कर दिया है। तो ए बी डी। अगला प्रश्न क्या है, अभिकथन क्या है, पी किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है जबकि क्यू उसी काम को 5 दिन में पूरा करता है तथा दोनों को समान मजदूरी दिया जाता है। कारण क्या है, क्यू को आसान काम दिया गया है। देखो ये अभिकथन और कारण पे आधारित प्रश्न है, इसमें हमें अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचना है, हमें प्रश्न के आधार पे सोचना है। तो अभिकथन में कहा गया है कि पी किसी काम को 10 दिन में और क्यू उसी काम को 5 दिन में करता है जबकि दोनों को समान मजदूरी दिया जाता है। एक्चुअल में समान मजदूरी नहीं दिया जाता है, लेकिन चूंकि प्रश्न में ऐसा बोला गया है तो हमें इसी को मानना पड़ेगा और इसी के आधार पे हमें कारण को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभिकथन ए हमारा सही है, ठीक है, अभिकथन सही है। लेकिन कारण में क्या बोला है, क्यू को आसान काम दिया। क्यू को आसान काम नहीं मिला है क्योंकि क्यू वही काम कर रहा है जो पी काम कर रहा था, उसी काम को, ठीक है।
तो हमारा अभिकथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। अभिकथन सत्य है परंतु कारण असत्य है। सी जो है राइट आंसर होगा। रियल लाइफ में ये सही नहीं है लेकिन यहाँ पर हमें प्रश्न के हिसाब से सोचना है। अब हम लोग सीजी टेट 2024 में अपर प्राइमरी के पेपर फर्स्ट में अपर प्राइमरी मतलब पेपर सेकंड में आए हुए गणित पेडागोजी को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, सीखने के एक विशेष तरीके को किसने बैंकिंग मॉडल का नाम दिया है? तो बैंकिंग मॉडल का नाम दिया गया पाउलो फेरे के द्वारा। तो सी हमारा सही आंसर होगा। जिन पियाजे विकासात्मक सिद्धांत से संबंधित है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है। वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। एक रचनावादी कक्षा में क्या अपेक्षित हैं? एक रचनावादी कक्षा से हम क्या उम्मीद रखते हैं? बच्चे शांतिपूर्वक शिक्षक का अनुसरण करें? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कक्षा शांतिपूर्वक शिक्षक का जो अनुसरण करने वाला कक्षा होता है वो क्रिएटिव नहीं होता है। क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी करे, तो बी जो है सही आंसर है। खुलकर विचार विमर्श करे, सी भी सही है। हल किए प्रश्नों का अभ्यास करे, अगर अभ्यास कर रहे हैं तो वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन हो नहीं रहा है, तो बी और सी जो है सही आंसर होगा। बी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, एक बच्चे के गणित सीखने के संदर्भ में सीखने के मॉडल में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होनी चाहिए? तो क्या क्या सम्मिलित होनी चाहिए? सीखना क्या है की समझ, बिल्कुल ये होनी चाहिए कि सीखना क्या है। बच्चे कैसे सीखते हैं की समझ, शिक्षण विधि के बारे में भी मालूम होना चाहिए। एल्गोरिदम का उपयोग, तो ये सीखने के मॉडल में शामिल नहीं होता है। यह सीखने का एक प्रक्रिया है लेकिन मॉडल में शामिल नहीं होता है। विषय वस्तु की प्रकृति, तो डी भी मॉडल में सम्मिलित है गणित सीखने के। तो ए बी और डी जो है राइट आंसर होगा। ए बी और डी, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। एल्गोरिदम क्या है? किसी सवाल को हल करने की प्रक्रिया है लेकिन गणित सीखने के मॉडल में ये शामिल नहीं होता है, तो इसीलिए सी जो है आंसर नहीं हो सकता। पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम जिस तर्क का उपयोग करते हैं वह है, तो पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम डिडक्टिव लॉजिक अर्थात निगमनिक तर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पहले नियम को बताते हैं, फिर उदाहरण द्वारा उसको सिद्ध करते हैं कि दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, निगमनिक तर्क। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि क्यू डब्ल्यू एन और जेड क्रमशः परिमेय संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं और पूर्णांकों के समुच्चय को प्रदर्शित करते हो तो संख्या पद्धति को सीखने के लिए उचित क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले हम बच्चों को नेचुरल नंबर के बारे में जानकारी देते हैं, प्राकृतिक संख्या के बारे में, जैसे एन क्या कहेगा प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 करके इन्फिनाइट तक। ठीक है, इसके बाद नेचुरल नंबर के बाद बच्चों को हम पूर्ण संख्या के बारे में सिखाते हैं, होल नंबर डब्लू। जब 1 2 3 जो संख्याएं हैं उसमें जब जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है, 0 1 2 और 3 करके इन्फिनाइट तक। उसके बाद आता है इंटीजर, ठीक है, जिसको बोला जाता है पूर्णांक, और यहाँ पर पूर्णांक को जेड से दर्शाया गया है। तो जेड इंटीजर में क्या होता है? माइनस, जीरो और जितने भी माइनस संख्याएं हैं और जीरो और प्लस वाली संख्याएं हैं, -1 -2 0 +1 +2, ये सब ये जो है पूर्णांक में आता है। ठीक है, और लास्ट में सिखाया जाता है फ्रैक्शन को, जिसको हम लोग यहाँ क्यू से दर्शाएं, परिमेय संख्या को, जिसको हम पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब बटे के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं। तो एन डब्लू जेड क्यू, ये जो है ए हमारा सही आंसर होगा। पहले हम प्राकृतिक संख्या के बारे में बताएंगे, फिर पूर्ण संख्या के बारे में, फिर पूर्णांक के बारे में और अंत में परिमेय संख्याओं के बारे में। ये जो है राइट आंसर होगा। हम लोग सीजी टेट 2022 के पेपर फर्स्ट में आए हुए पेडागोजी के सवालों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 24 में जो आया था उसको सॉल्व कर चुके हैं। पहला प्रश्न क्या है, सीखना यानी रटना किस मॉडल का सूचक है? तो सीखना यानी रटना बैंकिंग मॉडल का सूचक है। ये अभी तक हर पेपर में आया हुआ है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाउलो फ्रेरे इसके क्या है? जन्मदाता हैं बैंकिंग मॉडल के, तो बी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों है, वह चिंतन के
किस चरण पर है? तो ये क्वेश्चन वैन हिले के ज्यामिति सिद्धांत से संबंधित है। तो एक रोहित एक बच्चा है जो वर्ग को एक समचतुर्भुज भी मानता है और आयत भी मानता है। ठीक है, अर्थात वो क्या कर पा रहा है? वर्ग और आयत और समचतुर्भुज के उनके गुणों के आधार पे आपस में रिलेट कर पा रहा है। तो अभी रोहित संबंध की अवस्था में है, रिलेशन की। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, संबंध, क्योंकि दोनों के गुणों के आधार पे वो संबंध स्थापित कर रहा है कि वर्ग एक समचतुर्भुज भी है और आयत भी है। ठीक है, इसीलिए बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन किया जाना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर में हम मैथ्स पढ़ाने के लिए कौन सी इस्तेमाल करेंगे? कौन से पद्धति का? इंडक्टिव मेथड का। तो आगमन पद्धति का हम इस्तेमाल करेंगे बच्चों को बताने के लिए कि अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, इनका सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के बीच के विकास के बीच एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जाता है? तो ये अनुसंधान के द्वारा जो है स्थापित किया जाता है। तो सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए। तो गणित अधिगम का मूल्यांकन निदानात्मक, योगात्मक और रचनात्मक, डायग्नोस्टिक, समेटिव एंड फॉर्मेटिव, ये तीनों ही प्रकार से जो है हमें इवैल्यूएशन करना चाहिए। तो उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर होगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट कब करते हैं? जब बच्चों के लर्निंग गैप्स का पता लगाने के लिए। समेटिव असेसमेंट, समेस्टिव असेसमेंट इन टर्म जो एग्ज़ाम होता है, वार्षिक एग्ज़ाम, वो होता है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट कक्षा शिक्षण के दौरान जो है किया जाता है, बच्चे को सीखने में क्या कठिनाई आ रही है, क्या कमियाँ हैं, उसको जानने के लिए। ठीक है, 2 समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है? तो इसको सिद्ध करने के लिए हम डायरेक्ट प्रूफ मेथड का इस्तेमाल करेंगे, प्रत्यक्ष उत्पत्ति विधि का। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, ये किस विधि का है? संश्लेषणात्मक विधि का है, सिंथेटिक मेथड का ये। ठीक है, सिंथेटिक मेथड में सूचना के ज्ञात अंशों को जोड़ा जाता है और फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ा जाता है संश्लेषणात्मक विधि में। तो बी जो है हमारा सही आंसर होगा। मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करते हैं? विचार शक्ति, तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति। तो इन सभी शक्तियों का विकास जो है होता है, इसलिए उपरोक्त डी हमारा, उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है? तो गणित की प्रकृति का संबंध होता है शुद्धता से, विशिष्ट क्रम से और स्वरूप से, पैटर्न से। तो ये ए, बी और डी जो है संबंधित है, लेकिन विस्तारित अभिव्यक्ति ये जो है गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है, क्योंकि गणित में सटीकता और संक्षिप्तता पर ध्यान दिया जाता है। तो सी हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि प्रकृति का संबंध नहीं है पूछा है। अगला प्रश्न, गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा। इन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है से। तो सांप सीढ़ी का जो खेल है बच्चों में संख्यात्मक अवधारणाओं को विकसित करने में मदद करता है। तो बी हमारा राइट आंसर होगा, संख्याओं, नंबर्स। गेंद, संतरा जैसे त्रिविम आकार के वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना इस पहलू का उदाहरण है। तो हम गेंद और संतरे को बच्चों को दिखा रहे हैं और फिर उसमें गोलाई की अवधारणा को विकसित कर रहे हैं, मतलब हम लोग मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, मूर्त से अमूर्त, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कौन सी अवधारणाएं अधिक अमूर्त हैं? ज्यामिति, बीजगणितीय, संख्यात्मक। तो जो ज्यामिति है वो भी अमूर्त है, लेकिन बीजगणित जो है ज्यामिति की तुलना में ज़्यादा अमूर्त है। तो बी जो है हमारा सही आंसर होगा, बीजगणित, एल्जेब्रिक। किस मॉडल में चरण दर चरण, स्टेप टू स्टेप सीखने को सीखना माना जाता है? तो यह है प्रोग्रामिंग मॉडल।
बी जो है राइट आंसर होगा। बैंकिंग मॉडल रटने पर बल देता है, पाउलो फेरे इसके प्रतिपादक हैं। इसका आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है? संचार, स्वरूप और कार्य पद्धति, गणित के प्रति अरुचि। तो गणित के प्रति अरुचि जो है गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है। सी हमारा सही आंसर होगा। अब हम लोग CGTET 2022 के सेकंड पेपर में आए हुए सवालों को सॉल्व करेंगे गणित मैथ्स पेडागोजी के। पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा बैंकिंग मॉडल के बारे में सही है? तो इसको तो याद ही कर लीजिए, हर पेपर में आया है। तो बैंकिंग मॉडल के बारे में सही क्या है कि सर्वप्रथम पाउलो फ्रेरे ने इसका इस्तेमाल किया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। एक वृत्त जिसमें त्रिज्यखंड विभिन्न राशियों को निरूपित करता है कहलाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाई चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे रहता है गोला वृत्त, एक सर्कल बनाते हैं और उसमें विभिन्न परसेंटेज को लिख दिया जाता है। तो पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, द्वितीयक डेटा पर प्राथमिक डेटा को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह संक्षिप्त और सटीक है? ऐसा नहीं है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है? ये भी नहीं है। यह अधिक विवरण दिखाता है? ऐसा भी नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं जो है राइट आंसर होगा। प्राथमिक डेटा को द्वितीयक डेटा पर इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि प्राथमिक डेटा जो शुरू में एकत्रित किया जाता है वो बहुत ज़्यादा प्रासंगिक होता है, विश्वसनीय होता है, जो कि है ही नहीं ऑप्शन में। इसलिए डी जो है राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। गणितीय विचार विकसित करने के लिए अनुभव, प्रतीक, चित्र, भाषक इनका उपयोग निम्न क्रम में किया जाता है। तो इसके लिए आप ELPS याद रखिए। एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव, उसके बाद है भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो लैंग्वेज, तो अनुभव फिर भाषा लैंग्वेज और फिर पिक्चर दिखाएंगे। तो ये होगा पिक्चर का लिए चित्र और फिर सिंबल दिखाएंगे मतलब प्रतीक। तो डी जो है राइट आंसर होगा। सबसे पहले अनुभव, फिर भाषा, फिर चित्र और फिर उसके बारे में प्रतीक दिखाना है हमें। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यह सोचना कहलाता है। तो यह सोचना क्या कहलाता है? यह सोचना व्यापीकरण कहलाता है या जनरलाइजेशन। ये हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि ये नियम पहले तो बच्चों को हम बता देंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज चाहे कोई सा भी रहे उसमें वो ये नियम को लागू कर लेगा कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री है। तो ये सोचना क्या कहलाता है? सामान्यीकरण अर्थात जनरलाइजेशन या व्यापीकरण कहलाता है। जब आंकड़ों का वर्गीकरण स्थान या क्षेत्रों के अनुसार किया जाता है तो उसे कहते हैं भौगोलिक वर्गीकरण। सी जो है राइट आंसर होगा। प्रतिशत डेटा के लिए किस प्रकार का ग्राफ सबसे अच्छा काम करता है? तो पाई चार्ट जो है सबसे बेस्ट काम करता है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। ऐसे बना दिया जाता है, पाई चार्ट रहता है और इसको विभिन्न प्रकार के परसेंट जो है दे दिया जाता है। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ किसमें मदद करती है? तो समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहन हेतु या बढ़ावा देने हेतु इसमें मदद करती है। तो डी हमारा सही आंसर होगा। एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है? तो एक अंक से गुणा करना गणितीय फलन नहीं है, मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है। तो सी हमारा राइट आंसर होगा, गणितीय फलन। तो ये थे CGTET 2024 के पेपर फर्स्ट और सेकंड के और CGTET 2022 के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के मैथ्स पेडागोजी के सवाल। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आगे और भी क्लास का जो भी पेडागोजी का सवाल आया CGTET का उसको मैं लाऊंगा। धन्यवाद।